देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा गुल बाजवा। अब से कुछ देर कबल जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से ख़िताब किया और अपने ख़िताब के दौरान उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत की माशी बारूदी सुरंगें साफ़ की। उन्होंने कहा कि मईशत, खारजा ताल्लुकात समेत दीगर शोबों में जो आग लगी हुई थी उसको बुझाने का काम किया। उन्होंने ये कहा कि 15 माह में हमने 4 सालों की तबाहियों को साफ़ किया। हमारा सफ़र बेरोज़गारी से रोज़गार की तरफ था। रियासत बचाने के लिए हमने सियासत की कुर्बानी दी। इसके अलावा उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात की। उन्होंने ये भी कहा कि वोट बैंक की फ़िक्र नहीं की बल्कि स्टेट बैंक के ज़खायर का सोचा। इन सब चीज़ों पे आज बात करेंगे। ख़ास तौर पे इस चीज़ पे बात करेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ख़िताब में ये कहा कि अप्रैल 2022 में उन्हें गवर्नमेंट मिली थी। अभी अगस्त आने वाला है, अगस्त में निगरान हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा और फिर इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होगा। इसी पे हम बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवाती चलूँ। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे इम्तियाज़ फ़रहान, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा शमीम आरा साहिबा होंगी, MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी। सबसे पहले मैं जाऊंगी इम्तियाज़ फ़रहान की तरफ और उनसे पूछूंगी कि फ़रहान, आपने देखा कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने आज ख़िताब किया और उन्होंने ज़िक्र किया कि किस तरह से उन्होंने पूरे 15 माह गुजारे इस हुकूमत के और पाकिस्तान की मईशत का हाल क्या था, इन्होंने क्या क्या काम किए, क्या समझते हैं कि अब जो ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है, अगस्त में निगरान हुकूमत आ रही है, उसके बाद एक्सपेक्टेड क्या है इलेक्शंस का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मुनीबा आज भी अपनी स्पीच में बहुत सारी बातें बिल्कुल रियल हैं उनकी, लेकिन अपना नैरेटिव बिल्ड नहीं कर सके। वो आवाम को इस बात को रियलाइज़ नहीं करवा सके कि ये महंगाई या जो इश्यूज़ हैं उसके ज़िम्मेदार साबिक गवर्नमेंट है। हालांकि अगर आप देखें, अगर ऐसे हम सरसरी नज़र डालें, आप और हम भी जब पहले भी गुफ्तगू करते थे साबिक हुकूमत में, तो अगर आप देखेंगे तो मेडिसन स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, शुगर स्कैंडल, फ्यूल के जो क्राइसिस थे, वो कतर से गैस का एक जो LNG का मायदा था उसमें डिले करने का स्कैंडल, और जो डॉलर का टेक ऑफ हुआ था वो आपने देखा साबिक हुकूमत के दौर में था। और ये जो IMF की जो बदतरीन जो शराइत थी वो माजी के जो हुकूमत थी उसने एक्सेप्ट की थी और वो बाकायदा डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। और ये तमाम चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको, ये भी सारी डॉक्यूमेंट में मौजूद है। इनके कमीशन मौजूद हैं। आपको याद होगा जब भी कोई स्कैंडल आता था तो PTI के चेयरमैन, उस वक्त के वज़ीर आज़म, एक कमीशन का यानी कि कमीशन अनाउंस कर देते, चाहे वो गंदम स्कैंडल हो, चीनी का स्कैंडल हो, या एक आपको याद होगा मेडिसन का, कोरोना के अंदर जब एक मामला आया था और यहाँ से जो बड़ी तादाद में जो उनके एक एडवाइज़र पे इल्ज़ाम आया था कि उन्होंने जो मास्क थे इंडिया को सप्लाई कर दिए थे, वहाँ भेज दिए थे, और फिर फ्यूल के हवाले से जो उनके एक एडवाइज़र आए थे उनके हवाले से जो आया था, ये सारी नैरेटिव बिल्ड नहीं कर सकी हुकूमत। और ये बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने रियासत के चक्कर में कि जैसी आए, और आपको याद होगा कि उस वक्त नवाज शरीफ लंदन से बार बार ये बात कर रहे थे कि फौरी तौर पे असम्बली डिसॉल्व करें, इलेक्शन में चले जाएं। तो फिर बाद में ये आया कि जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और उनका एक फोकस आया कि जनाब इलेक्शन की बात की जाए, तो फिर ये PDM की हुकूमत जो बैक हुई। उन्होंने कहा कि नहीं तो ये सारा का सारा उस सब चला जाएगा कि जी उनके कहने के ऊपर वो सारा हो रहा है। बिल्कुल ये किया आगे। अब आ गया जो एक शॉर्ट टर्म लोन लास्ट मोमेंट में मिल गया, वरना तो हमारे जो बहुत सारे दावे करते हुए आए थे वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, वो तो बदतरीन नाकाम गए। वो तो ज़बरदस्ती प्राइम मिनिस्टर ने उनको एक दिन पहले गुज़िश्ता रोज़ एक तकरीर में क्रेडिट दे दिया उन्होंने कि जनाब इनका बहुत हिस्सा है। और उसमें जो आर्मी चीफ़ की बात की वो हम इसलिए नहीं कर रहे कि वो आर्मी चीफ जनरल आसिम शाह साहब, इसलिए, और रियल पोजीशन ये थी। आपको याद होगा चाइना, कतर, अमान और ये हमारे UAE और सऊदी अरब के बार बार विजिट हुए, एक से ज़ायद विजिट किए हमारे आर्मी चीफ ने।
वाली तो बात समझ में आती थी, लेकिन इसहाक डार को ऐसे ही उन्होंने हमारे वज़ीर आज़म ने क्रेडिट देने की एक कोशिश की। लेकिन ये बात ठीक है कि आते ही एकदम ये हुआ कि गले में उनके महंगाई वाला मामला पड़ गया, फिर सैलाब आ गया, फिर सैलाब हुआ, फिर और सैलाब भी बार यानी 2 टाइम वो सारा हुआ, एक से निकले थे और फिर दूसरे के अंदर सारे आ गए। तो असल में नैरेटिव बिल्ड करना एक बात है, लेकिन जो ये बफर आएगा केयरटेकर गवर्नमेंट का, इसमें मैं समझता हूँ कि जो पीडीएम में शामिल जमातें हैं, चूँकि उन्हें खुल के बोलने का मौका मिलेगा, अभी तो फिर भी वो एहतियात करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, तो फिर वो शायद इसको अपनी अपनी कारगुजारी जो है, अपने अपने जो मामलात हैं वो बताने में शायद कामयाब रहें। और उसके बाद जो अभी साबिक हुकूमत के हवाले से जो स्कैंडल्स नहीं सामने आ पा रहे, और ज़ाहिर है कि एंटी करप्शन में गए, जो नेब अगर अमेंडमेंट देखें तो उसका फ़ायदा तो साबिक हुकूमत के लोगों को हुआ है कि उनके ज़्यादातर केसेस जो है एंटी करप्शन के अंदर चले गए। और एंटी करप्शन का जो प्रोसेस होता है वो एफआईआर से पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन का वो मरहला होता है। और देखें डॉक्टर उस्मा जो कि साबिक वज़ीर आज़म की बहन है, 2 बंदे गिरफ्तार हुए, वो उनकी गिरफ्तारी का एक वारंट जारी हुआ है, तो वो काफ़ी टाइम से चल रही थी इन्वेस्टिगेशन, और मैच्योर होके जब एफआईआर हो गई उसकी, तब वो आगे जाके उनकी वारंट की बात हुई, गिरफ्तारी की। इसी तरह साबिक जो वज़ीर आज़म है उनके ख़िलाफ़ कई एक इन्वेस्टिगेशन के मराइल में वो आगे जाएंगे मामला। अब देखें, एक बात तो मुनीबा हमें रियलाइज़ करनी चाहिए कि वोट बैंक जो है शहबाज शरीफ का नहीं है, वोट बैंक मरियम नवाज़ का नहीं है, वो वोट बैंक है नवाज़ शरीफ का। अगर ये नवाज शरीफ को बिफोर इलेक्शन लाने में कामयाब नहीं हो सके तो मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा धचका लगेगा, चाहे वो कितनी बड़ी कैंपेन लॉन्च कर दे और कितनी तरीके से इशू सामने लेकर आए, मेरे नुक्ते नज़र से। अच्छा, आप क्या कह, मैं राय जान लेती हूँ। हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पे लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम मोइन साहब, कैसे हैं आप? मोइनुद्दीन साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है सर। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जब कौम से खिताब किया तो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है, जिस तरह वो एग्रेसिव नज़र आते हैं, बड़े पुरजोश नज़र आते हैं, वैसी नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम अगस्त में जो है निगरां हुकूमत के हवाले कर रहे हैं और फिर इलेक्शन का सिलसिला होगा। कितना सक्सेसफुल आपको नज़र आता है कि ये प्रोसेस स्मूथली हो जाएगा? जी, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हर कोई ये कह रहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, तो ये एक तो कम अज कम इबाम दूर हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि असेंबलियां जो हैं और खत्म हो जाएंगी और टेकर सेटअप आ जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो इलेक्शन की कोई डेट जो है वो अब अनाउंस कर दे, ताकि एक चीज पूरे मुल्क को पता चल जाए और ये जो गैर यकीनी सूरत हालत तजब्जुब की कि होंगे कि नहीं होंगे और केयर टेकर लंबा तो नहीं खिंच जाएगा, ये खत्म हो और कौम जो है इलेक्शंस की तरफ मुतवज्जह होकर उसकी तैयारी में लग जाए। ठीक है मोइनुद्दीन साहब, ये भी मैं पूछना चाहूँगी कि जो ये पीडीएम की जो गवर्नमेंट थी, 15 माह का अरसा था, 15 माह के अरसे में बहुत कोशिश की गई कि IMF से जो है वो मुआहदा तय पा जाए और बड़ी अनसर्टेनिटी की सिचुएशन थी। फाइनली $3 अरब की किस्त की मंजूरी हो गई। ये जो $3 अरब है, फिर चाइना ने जो हमारी मदद की, जैसे वज़ीर आज़म ने शुक्रिया अदा किया सदर का भी, चाइना के और UAE का भी और वलीयत का सऊदी अरब के, तो आपको क्या लगता है ये ममालिक हमारी सपोर्ट के साथ जो आने वाली गवर्नमेंट होगी, क्या वहाँ भी यही कोलैबोरेशन रहेगी इन ममालिक के साथ? जी, ये बड़ी खुशाइन बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि IMF के जो लोन में डिले हो रही थी उससे बहुत मुल्क की मईशत के जो हालात थे वो बेहद गैर यकीनी हो गए थे और आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज बहुत नीचे चला गया था, डॉलर लगातार ऊपर बढ़ रहा था। तो ये जो मायदा तय पाया है इससे बहुत तकवीत मिली है मईशत को और पहले किस्तें मिल गई है, 2 किस्तें और मिलेंगी अगले 9 महीनों तक। और दूसरा यह है कि UAE और सऊदी अरब ने पैसे जमा कराए, चाइना ने भी कराए हैं। ये मुल्क पाकिस्तान की मदद करते रहेंगे जी जी, और UAE भी करेगा इंशाल्लाह, सऊदी अरब भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल एक स्टेबल मजबूत हुकूमत आए, वो मजबूत प्लान बनाए मईशत को ऊपर उठाने के और मुल्क की गवर्नेंस बेहतर बनाने के, हालात को बेहतर बनाने के। तो ये मुल्क फिर इन्वेस्टमेंट भी ला सकते हैं बड़ी, जिस तरह हम सुनते हैं कि रिफाइनरी की करेंगे या एग्रीकल्चर में करना चाहते हैं
और भी बहुत से मंसूबे, चाइना भी जो है इंडस्ट्रियल जोन बनने हैं, हमारे रेलवे जो है वो उसको अपग्रेड ML1 का जो मंसूबा है, ये सब चीजें उसी वक्त मुमकिन है जबकि एक इलेक्शन होकर मजबूत हुकूमत वजूद में आ जाए और हम इन कामों में लग जाएं, मईशत को ऊपर उठाने में, मुल्क को हालात इंप्रूव करने में। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं शमीम आरा साहिबा की तरफ भी जाऊंगी। MNA है पीपल्स पार्टी से, उन्होंने ज्वाइन किया है। शमीम आरा साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे आज वज़ीर आज़म ने कौम से ख़िताब किया और उसमें उन्होंने अगस्त का जिक्र किया कि अगस्त में निगरान केयर टेकर जो है वो सेटअप आ रहा है, तो क्या केयर टेकर सेटअप आने पर जब इलेक्शन अनाउंस किए जाएंगे 90 डेज़ के होंगे या जो है इससे 15 दिन के भी हो सकते हैं? कुछ डेट का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, उस पर बातचीत हो रही है कि 8 अगस्त की अगर डेट होती है तो सिनेरियो चेंज होगा, 14 अगस्त पे अगर निगरान हुकूमत को दिया जाता है तो सिनेरियो चेंज होगा, तो क्या सिनेरियो चेंज होने जा रहा है? जैसे तमाम सियासी जमातें PDM बैठकर ये फैसला करेंगी, क्योंकि आज जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिल्कुल कहा है कि 14 अगस्त को अपनी असम्बली मुद्दत पूरी करते हुए हम निगरान सेटअप बनाएंगे। तो यकीनन जमहूरी एक अमल तरीके से ये हुकूमत ख़त्म होने जा रही है, क्योंकि आइन और कानून, आइन में ये चीज़ मौजूद है कि 5 साल अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद वो अपनी इलेक्शन की तरफ जाएंगे हुकूमत। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की कितनी तैयारी आइंदा आने वाले इलेक्शंस के लिए, आप लोगों का वोट बैंक कितना मजबूत है? इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी अपनी तैयारी के साथ इलेक्शन की तरफ जाएगी। पूरे 4 सूबों में, 5 सूबों में जाएंगी। आपने देखा है कि अभी हमने कश्मीर में भी इलेक्शन में गए थे और इंशाल्लाह ताला पंजाब में भी हम अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक हैसियत है। पीपल्स पार्टी एक मजबूत पार्टी है, अवामी पार्टी है। वो हमेशा उन्होंने उनके वजीर आजम भी रहे हैं, उनके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं इसी पार्टी के, और इंशाल्लाह ताला जो मौजूदा इलेक्शन होगी उसमें पाकिस्तान भरपूर हिस्सा लेगी। पीपल्स पार्टी भरपूर हिस्सा लेकर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वजीर आजम बिलावल भुट्टो बनेंगे। अच्छा, लेकिन कैंपेन की अगर कुछ बात कर ले सिंध में तो चलें, फिर भी नज़र आती है कि पीपल्स पार्टी की कैंपेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर पंजाब की बात करें या KPK की बात करें तो आपको लगता है कि आपकी कैंपेन इलेक्शन की इतनी स्ट्रॉन्ग है? तो इंशाल्लाह जैसे इलेक्शन कैंपेन में हम जाएंगे तो इंशाल्लाह कैंपेन आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजर आएगी। जनूबी पंजाब में पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला आपको तमाम नुमाइंदे जो भरपूर हिस्सा लेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्लेटफॉर्म से, इंशाल्लाह ताला आपको और अपनी अक्सरियत के साथ कामयाब होकर आएंगे। अच्छा, आपको क्या नज़र आता है कि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान जो नई जमात बनी है, इससे कोई वोट बैंक पे फ़र्क पड़ेगा PDM की जमातों का ख़ास तौर पे? नहीं, देखिए अब जो इस्तेहकाम पार्टी बनी है वो उसका अपने मैनिफेस्टो होगा, उनका अपनी एक पॉलिसी होगी। हर पार्टी सियासी जमात इलेक्शन लड़ने का हक रखती हैं और वो अपने तौर पे जो न्यू इंट्रोडक्शन हुई है ये पार्टी पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी जो अभी न्यू है, तो वो जब इलेक्शन में आएंगे तो तभी पता चलेगा कि कौन क्या इनकी क्या पोजीशन है। जी, अच्छा, मैं चाहूँगी कि मैं इम्तियाज़ से ये पूछूँ। इम्तियाज़, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग की जो कैंपेन है अपने अपने सूबों में, एक तो ख़ास तौर पे मतलब अगर हम सिंध की बात करें तो हमें पीपल्स पार्टी यहाँ स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। पंजाब शुरू से ही हमने देखा मुस्लिम लीग नून के पास था, बाद में जब PTI आई तो फिर चीज़ें चेंज हुई। इस दफ़ा जब इलेक्शन कैंपेन होगी तो वोट बैंक क्या डिवाइड होगा या यूनाइट होगा, किस पार्टी की तरफ ज़्यादा नज़र आएगा? देखिए, रियलिटी तो अभी नून की तरफ ही अब नज़र आ रही है, लेकिन वही मैं कहता हूँ कि अगर नवाज़ शरीफ की वतन वापसी हो गई तो, वरना तो डैमेज होगी मुस्लिम लीग नून। 2018 में भी वो नंबर 1 थी, आप बाद में सारी सूरत हाल हुई, और जो PTI है अभी तक उसका फ्यूचर सामने नहीं नज़र आ रहा कि भाई क्या पोजीशन होगी, वो होगी इलेक्शन में या नहीं होगी, पार्टी के चेयरमैन जो हैं अब वो होंगे या नहीं होंगे। अगर वो होते हैं तो जाहिर है कि फिर इलेक्शन, लेकिन अपर हैंड जो है वहाँ पे आप देखें मुस्लिम लीग नून का ही है, और यही वजह है कि वो सेटलमेंट के लिए तैयार नहीं है। इस्तेकाम पार्टी तो साउदर्न एरिया में कोई काम दिखाए या कुछ करे, और सेंट्रल पंजाब के शायद 3-4 नशिस्तें कही जाती हैं, क्योंकि नवाज शरीफ वगैरह, अलीम खान और दूसरे जो 3-4 नशिस्तें थी उसमें मुस्लिम लीग नून
तैयार नहीं है कोई एडजस्टमेंट के लिए। इसी तरह पीपल्स पार्टी से कम सेंट्रल पंजाब में तो कोई वो मामलात नहीं है। जो एक खबर आ रही थी कि कमर जमान कायरा साहब के हवाले से, यूसुफ रजा गिलानी और नदीम चंद वगैरह के हवाले से कि वहाँ एडजस्टमेंट चाह रहे थे, तो अभी तक तो नहीं है। लास्ट मोमेंट में अगर हो जाए, नवाज शरीफ कोई फैसला करें तो एक अलग चीज़ है। पीपल्स पार्टी पंजाब में साउदर्न एरियाज़ में तो समझ आती है कि उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी और वहाँ पे कुछ नशिस्तें लेने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि पीटीआई वहाँ लूज़ किया है। पीटीआई इस्तेकाम पार्टी में देखें आए हैं तो माजी का एक तजर्बा है। जब आपको याद होगा पंजाब असम्बली की वजह से एक डिसक्वालिफिकेशन हुई थी, तकरीबन 20-22 नशिस्तें थीं, उसमें वही तमाम लोगों को, जबकि मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफ था उस वक्त, वो कहते थे कि मुस्लिम लीग नून, जो नवाज शरीफ का मौक़िफ़ था या नवाज शरीफ ग्रुप का ये मौक़िफ़ था कि जो नून के लोग हैं उनको हमें टिकट देना चाहिए, वो जीत जाएंगे। लेकिन प्रेशर ये आया जिसमें नाम आया कि पीपल्स पार्टी ने भी कहा, आसिफ जरदारी साहब ने भी कहा कि नहीं, हमारी कमिटमेंट है कि जिन्होंने हमारे साथ खड़े हुए थे पीटीआई के लोग, उनको ही टिकट दिए जाएं ताकि वो देखें कामयाब नहीं हुए थे, एक भी कामयाब नहीं हो सका था। उसकी वजह यही थी कि एक तो पीटीआई के वोटर ने वोट ही नहीं डाला था उनको, और जो नून और पीपल्स पार्टी के थे उन्होंने भी उस तरह के उनको सपोर्ट नहीं की थी। तो पंजाब है उसमें खैबर पख्तूनख्वा नज़र आता है कि वो फजल रहमान साहब और अवामी नेशनल पार्टी, ज़ाहिर है कि पीटीआई वहाँ पर भी है, लेकिन जो परवेज खटक, यही सवाल आपसे करना था कि केपी की अगर पोजीशन की बात करेंगे तो पीटीआई का वोट बैंक पिछली दफ़ा इलेक्शन में ज़्यादा था, ये वोट बैंक अब किसको जाएगा? मौलाना फजल रहमान की तरफ जाएगा या नेशनल पार्टी की तरफ जाएगा, किधर जाएगा? देखिए, जो परवेज खटक है वो जो उस वक्त पीटीआई के अंदर जब वो पहले वज़ीर आला थे उस वक्त भी उनका बहुत अपर हैंड था, बहुत एक्टिविटी थी सारी जाके उनके ग्रुप के। अगर वो इस्तेकाम पार्टी के हवाले से वहाँ पे एक्टिविटी करते हैं या अपने किसी ग्रुप की तरह करते हैं तो थोड़ी बहुत होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक जो ज़्यादा अक्सरियत होगी वो जाएगी मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब जाएगी, और एएनपी का जो अपना डोमिनेटिंग जो भी हल्के हैं वहाँ पे उसकी वो नज़र आती है। तीसरा पे यही पीटीआई या ये जो हमारे परवेज़ खटक वाले हैं उनकी सूरत हाल नज़र आती है। बलूचिस्तान में तो आपको पता है, बलूचिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी सामने होती हैं लेकिन बिहाइंड नहीं होती, तो वहाँ पर जो जैसे बाप है, बाप अगर अभी तक तो कंटिन्यू है की सियासत चल रही है, हाँ, तो वो बाप वाला जो है मुझे फैक्टर नज़र आता है कि वहाँ पे बाप रहेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी को जो ज्वाइनिंग हो रही है बड़ी अहम शख्सियात की, तो लगता है कि वज़ीर आला मुमकिना तौर पर वहाँ पर बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी का हो सकता है और वो बाप के साथ एक उसकी एफिलिएशन हो। और बाकी जो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है वो आपको पता है कि काकड़ के ऊपर जो एक मामला हुआ था, काकड़ साहब का जो एक जो मर्डर हुआ है, वो जो एक मामला, तो उसमें डिवीज़न है जो हमारे महमूद खान अचकजई और जो काकड़ के साहबजादे हैं, और उन्होंने भी अपना एक उसमें अनाउंस किया है। तो उस तरह की वो बात नज़र नहीं आ रही, लेकिन JUI है और वहाँ पे जो बाप फैक्टर है मुझे नज़र आ रहा है, और पीपल्स पार्टी को जो ज्वाइन किया है जो बड़ी 3-4 पर्सनालिटी और मज़ीद अभी सुनने में आ रहा है कि ज्वाइन करेंगी, तो इस हवाले से CM शिप हो सकता है क्योंकि उनके पास चली जाए मुतमईन रखने के लिए। बाकी पंजाब में ही है असल जंग, तो असल इलेक्शन जो है वो देखें पंजाब में ही होगा। अच्छा, और उसी से ही पता चलेगा कि क्या होगा। उसी से बिल्कुल एक वक्फे का वक्त हुआ है, यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू सिलसिला जारी रखेंगे। थोड़ी सी इलेक्शन कमीशन की बात कर लेते हैं। इम्तियाज़ से मैं पूछना चाहूँगी कि इम्तियाज़ आप क्या समझते हैं कि अब इलेक्शन कमीशन की तरफ जो उनकी कोर्ट में बॉल आ गई है कि उन्होंने ऐलान करना है कि कौन सी डेट पर इलेक्शन होंगे, उसके बाद पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो शुरू होगा कि अब जो है वो क्या होने जा रहा है कि इलेक्शन कब होंगे, ये सब कुछ है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। देखिए मुनीबा, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इंटरप्रिटेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन की है ना उसमें आते हैं सारी सूरत हाल। वो ठीक है कि अगर बिफोर हुआ तो 90 दिन होंगे, इलेक्शन कमीशन के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर टाइम पे जैसे प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है तो फिर 60 दिन होंगे। अब एक बात ये आ रही है कि 90 दिन में आपको कराना लाजिम है या 60 दिन की मुद्दत हो तो 60 दिन में कराना लाजिम है, लेकिन पंजाब के इंतखाबात वो एक नज़ीर के तौर पर मौजूद हैं जिसका अभी तक डिसीजन नहीं आ सका सुप्रीम कोर्ट से कि आया 90 दिन में होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे, क्यों नहीं हुए, क्या हुआ, वो मामला एक अटका हुआ है। लेकिन जो इलेक्टोरल रूल्स बने हैं, जो इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात मिले हैं, जैसे इलेक्शन शेड्यूल के अनाउंसमेंट का मिला है ये, लेकिन इसके साथ सिर्फ एक चीज़ नहीं लिखी हुई कि या 90 दिन में होंगे या 60 दिन में होंगे, उसके फिर और भी है कि ट्रांसपेरेंट होंगे,
फ्री होंगे, वो कैसे, भाई मौसम की सूरत हाल हो गई फिर क्या होगा, फिर सिर्फ 90 दिन को देखेंगे आप या वो भी देखेंगे स्पेल आ रहा है, इसमें हमें नहीं पता स्पेल आ रहा है क्या होगा। कितना फिर खर्चा है। दूसरी एक सबसे अहम बात ये आएगी कि मर्दमशुमारी मुकम्मल हो चुकी है, बिल्कुल। और मुझे जो याद पड़ता है शायद MQM की एक पिटीशन मौजूद है जो कराची के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी थी कि देखिए ये भी एक सानिया है पाकिस्तान में कि इस्लामाबाद में यही प्ली ली गई थी हुकूमत की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, तो अदालत ने वहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए थे हल्का बंदी से मुतालिक। वो मैं उसको टेक्निकल वर्ड उसका शायद कोट ना कर पाऊँ, लेकिन वही लेटर जब वही अपना ऑर्डर विड्रॉ किया सिंध गवर्नमेंट ने, और जब MQM गई हाउस इधर अदालत में, तो अदालत ने उसको कहा कि नहीं भी इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे। अब मर्दमशुमारी का भी मामला रुका हुआ है कि मर्दमशुमारी मुकम्मल होने के बाद हल्का बंदी बहुत ज़रूरी है। तो हल्का बंदी के बगैर क्या आइंदा इंतखाबात होंगे तो क्या उनकी आईनी हैसियत होगी, आईनी हैसियत नहीं होगी तो क्या सूरत हाल होगी, हल्का बंदी में कितना टाइम चाहिए होगा। MQM की ऑलरेडी एक पिटीशन मौजूद है हल्का बंदी के हवाले से, कराची के मामलात के हवाले से, ये एक सवाल है। लेकिन ये एक दूसरी बात ये भी आ रही है कि इस वक्त चूंकि जो PTI के हवाले से, जो साबिक हुकूमत के हवाले से जो एक माहौल बना हुआ है, अगर ये डिले हुआ तो कल को अगर उसके हक में माहौल बनना शुरू हो गया या ऊपर से कोई एक मामला सेटल डाउन होना शुरू हो गए तो फिर क्या होगा। तो इसलिए ये 2 से 3 महीने सूट करते हैं कि एनी हाउ इलेक्शन करवा दिया जाए। और नवाज शरीफ के आने का अभी तक देखें कोई पिटीशन भी नहीं आई, वो डिस्क्वालिफिकेशन उनकी हम मानते हैं कि खत्म हो गई, कि जो एक लेजिस्लेशन हुई कि डिस्क्वालिफिकेशन तो की जा रही है ना कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अगस्त तक आ जाएंगे। मैं मोइनुद्दीन हैदर साहब के पास जाऊंगी। मोइनुद्दीन हैदर साहब, मुझे ये बताइएगा, अभी तक जो स्पेकुलेशंस है वो यही है कि इलेक्शन कमीशन जब डेट देगा उसके बाद चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या होने जा रहा है। इलेक्शन के प्रोसेस की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन एक बहुत अहम सवाल जो मैं मईशत के हवाले से ये पूछना चाह रही थी, क्या अभी भी तमाम जमातें इस एक पेज पर हैं कि मईशत को मजबूत करने के लिए एक लॉन्ग टर्म मंसूबे की बात की गई थी, वो लॉन्ग टर्म मंसूबा इस इलेक्शन के बाद भी चलता रहेगा, या उसमें आपको नज़र आ रहा है कि कोई और डिफ़ॉल्ट चीज़ आपको नज़र आ रही है कि होगा? देखिए, जो मईशत का मंसूबा मजबूत लॉन्ग टर्म बनाने के लिए एक इलेक्टेड हुकूमत का आना, मजबूत हुकूमत का आना जरूरी है। वही जो, क्योंकि ना केयर टेकर इस सिलसिले में कुछ बहुत मजबूत स्टेप उठा सकते हैं और ना ये जाती हुई हुकूमत को इस पर उठा सकती है। तो बस ये तो फिलहाल तो एडहॉक बेसिस पर ही काम करेंगे। तो वो इलेक्शंस के बाद जब हुकूमत आएगी तो वो उससे वो हम उम्मीद करते हैं कि चाहे मिसाक जमहूरियत, मिसाक मईशत की तरफ जाए और लॉन्ग टर्म प्लान करे। दूसरी बात है, 2-3 बातें हैं जो मैं सुन रहा था। पीपल पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू ये है काफी लोगों का कि इस वक्त हल्का बंदियां जो हो रहा है वो इतने शॉर्ट टाइम में मुमकिन नहीं है, और जो है मर्दमशुमारी का मुकम्मल होना वो जो है नहीं है। अफसोसनाक बात है कि नहीं है, लेकिन वो कहते हैं बस इसी सूरत हाल में पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शंस करा दिए जाएं। और भाई एक और मसला जो है जो उठाया गया, जो यहाँ पर डिस्कस भी हुआ है, वो इमरान खान साहब के स्टेटस क्या, उनकी पार्टी का, कि उसका क्या फैसला होता है। अगर वो इलेक्शन में मौजूद रहते हैं और उनकी पार्टी की सूरत में मौजूद रहती है तो जाहिर है फिर वो उनको भी कुछ लोग वोट जरूर डालेंगे। ये अभी ये इबाम है और एक इलेक्शन की डेट है, और वो अगर इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए तो फिर मेरे ख्याल में मतलब लोग जो है इलेक्शन कैंपेन की तरफ जो है वो तेजी से जाएंगे। जी जी बिल्कुल। हमें अहमद सगीर साहब ने भी इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। सगीर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, आपने सुनी होगी वज़ीर आज़म ने आज जो खिताब किया और उन्होंने कहा कि जी हम अगस्त में दे रहे हैं केयर टेकर गवर्नमेंट को। क्या लगता है आपको, कितनी हलचल है इस्लामाबाद में, कोई चेंजेस नज़र आ रही हैं फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में आपको? देखिए, वज़ीर आज़म साहब ने कह तो दिया है, सारी बातें उनका कहना बनता भी है। वो मुल्क के वज़ीर आज़म है और वो कानून के हिसाब से ही बात करेंगे। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, चहमगोइयाँ क्या हो रही हैं। चहमगोइयाँ जो यहाँ के सियासी हलकों में और गैर सियासी हलकों में जो हो रही हैं वो ये हैं कि लग नहीं रहा। वज़ीर आज़म ने तो बहुत सारी बातें और भी कही हैं और उनकी सीट को यही शोभा करता है कि वो अच्छी अच्छी बातें करें, कानूनी बातें, आईनी बातें और इस तरह की बातें। लेकिन मारूजी हालात क्या हैं? मारूजी हालात ये हैं कि आपका इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये हमारे में अभी सकत नहीं है फौरी तौर पर,
अच्छा, फौरी तौर पे आपकी इकोनॉमी के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि आप इतना बड़ा इलेक्शन जो है उसके लिए आप प्रिपेयर ही नहीं है, तैयार ही नहीं है इससे। अच्छा, फिर जो अदरवाइज जो हालात हैं, अभी भी आपका एक IMF के साथ मुआहदा हुआ है पाकिस्तान का, और उसके अंदर भी जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अभी कोई हमारे दोस्त कह रहे थे कि शायद एक मजबूत गवर्नमेंट आनी चाहिए। अगर मजबूत गवर्नमेंट, मैं को गवर्नमेंट के हक में नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ देखा है तो ही, और कुछ इनकी तरफ से एश्योरेंसेस गई हैं तो ही उन्होंने जो है वो मामला तय किए, जो इतने अरसे से वो मामला जो है वो खटाई का शिकार थे और सरखाने में पड़े हुए थे। सो मुझे नहीं लग रहा वज़ीर-ए-आज़म के बयान को हमें बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए, इसलिए कि जो मारूजी हालात हैं वो इस मुल्क के अंदर मुतहम्मल नहीं है हम इलेक्शन की तरफ जाएं, एक बात। और कुछ अर्सा पहले आपको ख्वाजा आसिफ का वो बयान भूलना नहीं चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के आइन के अंदर एक शिक मौजूद है कि इमरजेंसी की सूरत में गवर्नमेंट अपने आप को 6 महीने की एक्सटेंशन दे सकती है। आपको क्या लगता है इतनी महंगाई, इतने मामला, इतने मसाइल, लोगों को जिस किस्म की जो है प्रॉब्लम्स का सामना है, अगर मौजूदा गवर्नमेंट इलेक्शन में जाती है तो क्या ये जीत पाएगी? सवाल ही नहीं पैदा होता लोग इनको वोट दें। और अपने पाँव पे कोई भी अक्लमंद आदमी कुल्हाड़ा नहीं मारता, ये तो कुल्हाड़े के आगे जाके पाँव देने वाली बात है। उनको भी नजर आ रहा है कि अगर इलेक्शन में जाते हैं तो इलेक्शन जो है वो हम हार जाएंगे। न सिर्फ वो हारेंगे, पीपल्स पार्टी भी हारेगी, और इसका डायरेक्टली फायदा जो है वो PTI उठाएगी, या वो ग्रुप्स उठाएंगे जो हुकूमत मुखालिफ ग्रुप्स हैं। तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट जो है वो इतनी कच्ची गोलियां खेली हुई उन्होंने। जमहूरी रवैये यही कहते हैं कि जी हाँ जी इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, इलेक्शन के लिए हम जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। मेरी जो गट फीलिंग है वो मुझे बार बार अलार्म करती है कि ये इलेक्शन नहीं होंगे अपने वक्त पे। अब कौन सा वक्त होगा इसके लिए मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल चहमगोइयाँ यही हैं यहाँ के सियासी और गैर सियासी हल्कों के अंदर कि इलेक्शन शायद ना हो। नहीं तो सारा मलबा तो अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ जो है ना, वो तो कोर्ट में बॉल है कि अब इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करेगी, उसके बाद चीजें होंगी। वजीर आजम ने तो अपना काम कर दिया, जो ये गवर्नमेंट थी इसने तो कर दिया। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ ना कि हमेशा यहाँ पे हमारे मुल्क में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर कुर्बानी के कुछ बकरे जो हैं वो बनाए जाते हैं, बिठाए जाते हैं, और वो आके अपने आप को अपने कंधे पेश कर देते हैं कि जनाब हम हाजिर हैं। सो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ही ये कह देगा कि जी फिलहाल पॉसिबल नहीं है, फिलहाल हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, फिलहाल हमारे पास ये नहीं है, फिलहाल हमारे पास वो नहीं है। चलिए अगर फर्ज कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ये कह दे कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है और हम अब ये इलेक्शन की पोजीशन में नहीं करवा सकते, तो फिर आगे क्या होगा? उसके बाद आपको क्या लगता है? उसके बाद फिर नई डेट आएगी। अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये इलेक्शन जाके कहीं पे होंगे अगले साल के सितंबर अक्टूबर के नजदीक, एक साल कम से कम ये इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड कर 1 ईयर। और उस 1 ईयर में इनकी कोशिश होगी कि इकोनॉमी को ठीक करें, उस 1 साल में इनकी कोशिश होगी कि हम किस तरह महंगाई को नीचे लेके आए, उस 1 साल में इनकी कोशिश होगी हम लोगों को रिलीफ दें, उस 1 साल में इनकी कोशिश होगी कि हम किसी भी तरह से इन सारे मामला को जो है, जो कि पॉलिटिकल नहीं, आपके टोटल इकोनॉमिक जो, लेकिन MSI साहब कियोस क्रिएट नहीं हो जाएगा मुल्क में अगर मजीद 1 साल यही गवर्नमेंट अगर एक्सटेंड रही? क्या तब क्रिएट होगा कि देखिए अगर आपके मुल्क में आप आज इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं तो फिर क्या होगा? फिर RO का इलेक्शन होगा ना, और अगर RO का इलेक्शन होता है तो फिर उसके बाद फिर जो पार्टी जीतेगी दूसरी पार्टी कहेगी नहीं हम इसको मानते ही नहीं। हम तो चूंकि PTI ये समझती है कि आज अगर इलेक्शन करा दे तो हम बिला वजह जीत जाएंगे, और बिला वजह जीतने का मतलब ये है कि आप समझ रही हैं उस चीज को। और जो दूसरी पार्टी है, जो इसी में से एक पार्टी निकली है, उनका ख्याल है कि चूंकि वो सारे के सारे जो है वो विनिंग हॉर्सेस के ऊपर चल रहे हैं, उनके पास सारे के सारे वो लोग हैं जो ऑलरेडी जो है वो MNAs हैं मुख्तलिफ जगहों से और MPAs हैं, और उनका ख्याल है कि ये तो सारे के सारे बन ही जाएंगे, वापस जाएंगे अपने हलकों में और फिर जीत के आ जाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि अब वो वाली जो ओल्ड हमारी पोलिटिकल डायनेमिक्स थी वो वापस जो है वो उसकी बुनियाद पर ये जीत के आ जाएंगे, मुझे नहीं लग रहा। सो होगा क्या? होगा ये कि इस सारे उसके अंदर जो बड़ा डेंट डालेगी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो आपकी जो गवर्नमेंट के अंदर बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टीज हैं या PTI के अंदर से ही निकली हुई एक पार्टी है, इसको PTI डेंट डालेगी और बड़ा डेंट डालेगी। तो उस सूरत में, और ये इनको पता है, मेरी जिनसे भी बात होती है, चाहे वो नून लीग के हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं, चाहे वो लोग हैं जो कि इसमें से PTI में से निकल के आए हैं, उनको इस बात का बखूबी अंदाजा है कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो PTI विन विन पोजीशन में मौजूद है। इसलिए खान बार बार कहता है कि आप इलेक्शन में जाएं, और वो उसने दरख्त को भी वोट दी है, वो भी जीत जाएगा। देखिए हालात ऑल्दो बहुत कोशिश हुई है, बहुत लेवल पे हुई, लेकिन
लोगों के सेंटिमेंट और जो आम आदमी है वो बिल्कुल और तरह से सोच रहा है, उसकी सोच को हम नहीं इस तरह से चेंज कर पाए। वो महंगाई से तंग है, वो गुर्बत से तंग है, वो बेरोजगारी से तंग है, वो उन तमाम मसाइल से तंग है जो कि एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं बल्कि आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से जो है जो पैदा होगी। सो उसको जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा वो पीटीआई को जिताता रहेगा। उसको ये लगता है कि पीटीआई के दौर में जो है वो तो गैस का रेट इतना था, पीटीआई के दौर में तो जो है पेट्रोल का रेट इतना था, पीटीआई के दौर में तो जो है वो घी का रेट इतना था, पीटीआई के दौर में तो बिल इतने आते थे, अब क्यों ज्यादा आ रहे हैं। वो कंपेयर करता है पीटीआई के साथ विद वर्सेस अदर पॉलिटिकल पार्टीज और पूरी की पूरी एक जो हमारी जो पॉलिटिकल, यानी कि 15 माह गुजरने के बावजूद भी अहमद सफीर साहब ये कह सकते हैं कि पीडीएम कामयाब नहीं हुई पीटीआई का। देखिए उनकी मजबूरी है ना, वो कैसे पब्लिक सेंटीमेंट कम करने में। देखिए उन्होंने जो काम बड़े बड़े स्टेप्स तो उन्होंने लिए, मैं ये नहीं कहता कि नाकाम हुए, नाकाम नहीं हुए, लेकिन कामयाब भी नहीं हुए। अच्छा। कामयाब उस सूरत में नहीं, उस वजह से नहीं हुए कि उनके पास महदूद वसाइल थे। आईएमएफ के बगैर दुनिया पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, हमें रो धो के पांव पकड़ के कुछ भी करके हमें आईएमएफ में जाना पड़ा और हम आईएमएफ में गए और आईएमएफ की बातें और शर्तें हमें माननी पड़ी और वो शर्तें कोई अच्छी नहीं है, ये ज़हन में रखें। और वो शर्तें अभी आने वाले दिनों में आपको मजीद इंप्लीमेंट करनी है और अगर मजीद इंप्लीमेंट करते हैं तो मुझे बताएं कि क्या आप उसके बाद हंसते खेलते आप इलेक्शन में चले जाएंगे, लोग आपको जूते मारेंगे, इनको तो किसी ने वोट भी नहीं डालना। तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट जो है वो इतनी नन्हे काके हैं कि जनाब वो उठेंगे, उन्होंने कहा ठीक है जी कोई मसला नहीं, हम हार भी जाएंगे तो खैर है। और वो किसी एक बंदे की तो सोच हो सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि पूरी पीडीएमए की सोच है। पीपल्स पार्टी अपना सोच की बैठी हुई है, नून लीग अपना सोच की बैठी है और नून लीग के अंदर मुतहरफ ग्रुप्स जो हैं, मुतहरफ नहीं कहेंगे लेकिन मुतहरफ ग्रुप्स जो हैं वो आपस में अपना अपना सोच रहे हैं। बड़े मियाँ साहब की बड़ी साहबजादी अपना सोचती हैं, छोटे मियाँ साहब के बड़े साहबजादे अपना सोचते हैं। सो इन सारी चीज़ों को भी आपने देखना है कि ये जो अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है विद इन अ पॉलिटिकल पार्टी, इसको भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो फायदा दे सकती हैं। बड़े मियाँ साहब की कोशिश यही है कि इलेक्शन टाइम पे ना हो, थोड़ा वक्त मिल जाए, थोड़ा डिलीवर कर लें और फिर कोई एक नया बयानिया भी बना लिया जाए उस वक्त तक। और वो बयानिया अल्टीमेटली किसी के सर पे आप बनाएंगे, किसी की गर्दन आप उड़ाएंगे तो ही बन सकता है। हाँ, तो मुस्लिम लीग नून का तो बहुत डैमेज हुआ है ना पीटीआई की वजह से। पंजाब में तो उनका सबसे ज्यादा डैमेज वहीं देखने में है और पंजाब की सीट्स पे तो सबसे ज्यादा मुकाबला होता है। तो ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून तो इस पे कैंपेन पे काम करेगी और वो चाहेगी भी कि अभी आईएमएफ से मुआहिदा भी हुआ है तो ये गवर्नमेंट सस्टेनेबल हो। तो देखो मुनीबा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको समझने की है कि जो जीटी रोड जीतता है वही गवर्नमेंट बनाता है और जीटी रोड इस वक्त सारे का सारा पीटीआई के पास है, ये आप माने। पीटीआई जो है वो जीटी रोड पे आज भी बैठी हुई है, आज भी खान अगर निकलता है तो जीटी रोड बंद होता है। आप हमने बड़ी कोशिश की है कि हम खान को जो है वो कम से कम उसके वोटर को जो है उसको पीछे कर सके, लेकिन हम नहीं कर सके। वो खामोश तो हुए लेकिन वो निकलेंगे, उस दिन निकलेंगे जिस दिन वोट आएंगे। तो इस रियलिटी को हमें तस्लीम करना चाहिए और उसके लिए मौजूदा गवर्नमेंट को डिलीवर करना पड़ेगा। डिलीवरी की बुनियाद पे अगर आप इलेक्शन में जाते हैं तो फिर तो आप जीतेंगे, लेकिन महज नारों की बुनियाद पे, स्लोगन्स की बुनियाद पे या हम परसेप्शन की बुनियाद पे अगर चले गए तो फिर मुझे नहीं लग रहा कि पीटीआई को आप बड़ा डेंट डाल सकें। फिर ये होगा कि पीडीएम के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हैं, चाहे वो नून लीग है, चाहे मौलाना है, चाहे जो है वो पीपल्स पार्टी है, इनको डेंट लगेगा और इनको ठीक ठाक जो है नुकसान हो सकता है। तो मुझे कोई भी देखे, आप और मैं, हम बतौर सहाफ़ी भी अगर हम समझते हैं कि यार अगर इस सूरत हाल में ये लोग गए तो इनको सियासी नुकसान हो सकता है, तो उनको नहीं पता कि हमें सियासी नुकसान होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। अभी चीज़ें तो बहुत कुछ है डिस्कस करने वाली। आज तो वज़ीर आज़म ने सिर्फ ये बोला है कि अभी अगस्त में जो है केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले किया जाएगा मुल्क को। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन क्या डेट अनाउंस करती है और क्या करती है। अपने तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूँगी आज के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए और सबसे ज़्यादा होपफुल है और दुआ गो है कि पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान को अल्लाह ताला सलामत रखे। इसी के साथ मुनीबा गुल और न्यूज़लैंड की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।